जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम 24/7 क्लासेस में मैं विकास आपका फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया हूं। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है और जैव विविधता को नापने के लिए कौन कौन से सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया था। अब मैं जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके सामने बताऊंगा दोस्तों, जो आपको आपके आने वाले पेपर में या कई और पेपर में भी, वन दरोगा के पेपर में या कई और पेपर्स में भी आपको बेहद सहूलियत प्रदान करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। पहला फैक्ट हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है कि विषुवतरेखीय वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका मतलब है दोस्तों, जो इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है या इक्वेटर में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, वहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। अन्य किसी क्षेत्र में इतनी जैव विविधता नहीं पाई जाती है दोस्तों। उसके पीछे के कुछ कारण होते हैं कि वहाँ पर इतनी जैव विविधता क्यों पाई जाती है। उसके कुछ कारण हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों उष्ण आर्द्र जलवायु, यानी कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो वहाँ पर जैव विविधता की अधिकता के लिए या सर्वाधिकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, या मैं यूँ कहूँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जो मौसमी दशाएं होती हैं या जलवायु की जो दशाएं होती हैं वो वर्ष भर एक समान रहती हैं। और इस प्रकार की जलवायु जब उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ मिलती है तो व्यापक स्तर पर जैव विविधता का विकास होता है दोस्तों। अफ्रीका के जो जंगल हैं या दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन जंगल्स हैं वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्रों में से एक हैं दोस्तों। विषुवतरेखीय क्षेत्रों के अलावा जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, वेटलैंड्स जैसे कि कोई दलदली क्षेत्र हो गया या सागर का तटवर्ती इलाका हो गया जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो दोस्तों, या कोई झील हो गई, ठीक है, या कोई तालाब हो गया, इन वेटलैंड्स की भी जैव विविधता अच्छी होती है। दूसरा, महासागरों की जैव विविधता। तीसरा दोस्तों, कोरल रीफ्स, यानी कि जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं समुद्रों में, वहाँ पर भी जैविक विविधता अधिक होती है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो विषुवतरेखीय वनों में होती है। उसके बाद प्रवाल भित्तियाँ हो गई, आर्द्र भूमि हो गई और महासागर, यहाँ की जैव विविधता भी काफ़ी समृद्ध होती है। प्रवाल भित्तियों को दोस्तों समुद्र के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की संज्ञा दी जाती है और ये संज्ञा इनको यहाँ पर जैव विविधता की प्रचुरता होने के कारण दी जाती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक अगला और इसी में एक नया पॉइंट देखते हैं। हम अब ऐसे क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जहाँ की जैव विविधता न्यूनतम होती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जो टुंड्रा रीजन होता है, टुंड्रा रीजन जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जहाँ सदैव बर्फ़ जमी रहती है दोस्तों, जहाँ पर वनस्पतियों के रूप में केवल लाइकेन और मांस जन्म लेते हैं, और वहाँ पर जो इकोसिस्टम होता है एक बेहद छोटा इकोसिस्टम होता है और वहाँ की जैव विविधता न्यून होती है। उसके अलावा दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ की भी स्थितियाँ लगभग टुंड्रा क्षेत्रों जैसी होती हैं, बस अंतर इतना होता है कि वहाँ पर टुंड्रा क्षेत्र में तापमान अत्यधिक निम्न होता है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान उच्च होता है। और गहन सागरीय क्षेत्र दोस्तों, यहाँ की भी जैविक विविधता न्यून जैव विविधता गहन सागर में होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। विषुवतरेखीय वन, आर्द्र भूमियाँ, प्रवाल भित्तियाँ, महासागर। और न्यूनतम जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन से हैं। टुंड्रा क्षेत्र हो गया, मरुस्थलीय प्रदेश हो गया और गहन सागरीय क्षेत्र। दोस्तों एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये फैक्ट कई एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है या
मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में भी इसको डाल दिया जाता है एक पॉइंट के रूप में। वो पॉइंट कुछ इस तरीके से है दोस्तों, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैविक विविधता कम होती जाती है। ये कह रहा है कि विषुवत रेखा पर अगर हम खड़े हैं और विषुवत रेखा से हम पोल्स की तरफ जाएं, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं चाहे साउथ पोल की तरफ जाएं, तो जैव विविधता में निरंतर ह्रास होता जाता है। अर्थात जहां विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर जैविक विविधता सर्वाधिक होती है, वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों पर जैविक विविधता न्यूनतम होती है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता लगातार कम होती जाती है। दोस्तों ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है पहले और दूसरे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, विश्व के 17 देशों को मेगा बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, विश्व में मेगा बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत कितने देशों को शामिल किया गया है, तो आपका आंसर रहने वाला है दोस्तों 17। एक और मज़ेदार बात दोस्तों, इसमें अपना देश भारत भी शामिल है। मैंने यहाँ पर कुछ देशों के उदाहरण दिए हैं दोस्तों, जैसे कि एक मैक्सिको हो गया जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, कोलंबिया हो गया, पेरू, इक्वाडोर, ये तीनों के तीनों साउथ अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में पड़ते हैं। मलेशिया ये एशिया का एक देश हो गया, चीन और ऑस्ट्रेलिया एक अलग से महाद्वीप हो गया दोस्तों। तो याद रखना ये इनके साथ साथ आप कोशिश ये करिएगा कि इन 17 देशों में महाद्वीपों के अनुसार दो तीन नाम याद रखिए। जैसे कि कुछ नाम आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से याद रखिए, कुछ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से याद रखिए, कुछ आप यूरोपीय महाद्वीप से याद रखिए, कुछ आप अफ्रीकी महाद्वीप से याद रखिए, कुछ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से याद रखिए और कुछ एशिया महाद्वीप से याद रखिए दोस्तों। और दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है, विश्व में 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं दोस्तों। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विश्व में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, तो उसका आंसर होगा दोस्तों 36। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं। जैव विविधता के दृष्टिकोण से भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।